हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स पे से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है दैट इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग वी मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। इसका मतलब कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ इक्वल ध्यान देकर पढ़ेंगे और लर्न करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्मार्ट रिवीजन ना हो। तो इसीलिए यू डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, यू लर्न ओनली दोज थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि किस तरह से थोड़े समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ज्यादा अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता लग जाए कि कौन से टॉपिक्स पे आपको किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है। So let's connect to commerce and let's do the smart revision of chapter 3rd, private, public and global enterprises. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं तो इसमें पूरे 13 टॉपिक्स, उन 13 टॉपिक्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। वो कंपैरिजन बहुत ही इजी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 2-3 पॉइंट्स में आपको वो कंपैरिजन याद हो जाएगा। उसके बाद 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं और हर एक एंटरप्राइज के मेरिट्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, उसके फीचर्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, 3 टॉपिक ये हो गए। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, 3 टॉपिक ये हो गए। गवर्नमेंट कंपनी, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, 3 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज का, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का और जॉइंट वेंचर का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सैंपल पेपर में यह चैप्टर जो है वो 10 नंबर का आया है। इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे, 3 नंबर का क्वेश्चन है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे और 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे। बट अगेन इट इज नॉट अ श्योरिटी कि आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूं कि आप फीचर्स अंडरस्टैंड कर लिया कीजिए, लर्न कर लिया कीजिए, तो उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आप अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हम रिवीजन में क्या करेंगे, जो 6 टाइप्स की एंटरप्राइजेस हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट कंपनीज, जॉइंट वेंचर, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इनके फीचर्स हम बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे और मैं समझती हूं उन फीचर्स को लर्न करने के बाद आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के कोई से भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, जो 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके फीचर्स भी हम एक कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में याद करेंगे ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए अगर इसके ऊपर कोई केस स्टडी आ जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपैरेटिव चार्ट 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। Look at this comparative chart that I have made for you. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मैंने बेसिस ले लिए हैं कंपैरिजन के, फॉर्मेशन के बेसिस पे, स्टेटस, फंडिंग, एम्प्लॉइज का स्टेटस, अकाउंटिंग एंड एडिट और उसके कुछ एग्जांपल्स लेके मैंने तीनों तरह की एंटरप्राइजेस का कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को याद करने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या केस स्टडी हो, टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज और उसके बारे में आपको कुछ लिखना हो, वो सब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चों फॉर्मेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो कैसे फॉर्म होती है। दे आर फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री कंसर्न एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Statutory corporations by passing a special act in the parliament and government companies as per the rules of the Companies Act 2013। तो ये फॉर्मेशन से रिलेटेड तीनों अंडरटेकिंग्स के आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स याद करने हैं।
देन कम नेक्स्ट टू द स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो मिनिस्ट्री के अंडर का ही एक डिपार्टमेंट मानी जाती है, उनका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फंडिंग की जहां तक बात है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फंडिंग बजट से आती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंडिंग आती है, और जो रेवेन्यूज होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के वो भी गवर्नमेंट ट्रेजर में ही जमा होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की फंडिंग सरकार से भी आती है और पब्लिक से भी वो लोन ले सकती है। गवर्नमेंट कंपनीज की फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग से आती है और प्राइवेट शेयर होल्डर्स से आती है। गवर्नमेंट कंपनी की तो डेफिनेशन ही यही है दैट अ कंपनी वेयर more than 51% of the shares are held by the government is a government company। और ये भी मैंने आपको बता रखा है that the shares of the government company are purchased in the name of the president of the country। ये भी आप हमेशा बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी की जो फंडिंग होती है, तो जो शेयर सरकार खरीदती है वहां से आती है, और जो पब्लिक के लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, वहां से भी उसकी फंडिंग होती है। Come to the next point, that is the employees status। जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार तय करती है, और उनको कौन हेड करता है? जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं वो उनको हेड करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री कंसर्न। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज के जो लोग होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं माने जाते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्पेशल एक्ट होता है उसमें तय किए जाते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज में जो लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनीज के फॉर्मेशन में, उससे तय किए जाते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात करें तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं उनका अकाउंटिंग एंड ऑडिट गवर्नमेंट एक्टिविटीज की तरह होता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार तय करती है उसी हिसाब से उनका अकाउंटिंग एंड ऑडिट होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज दे आर exempted from the accounting and audit just like the government departments। Their accounting and audit is done according to the special act or the companies act। और उसके बाद बच्चों आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद कर लेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन के अंडर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इस तरह के जो कोई भी मिनिस्ट्रीज होती हैं और उन मिनिस्ट्रीज के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे एग्जांपल्स होंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है वो भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के एंड में, नाम के एंड में वर्ड कॉर्पोरेशन होता है, सिवाय कुछ बैंक्स के जो आपको स्पेसिफिकली याद करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें वर्ड कॉर्पोरेशन आता है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इस तरह जहां पर भी वर्ड आपको कॉर्पोरेशन दिखाई देगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके आखिर में वर्ड आता है लिमिटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज के लिख दिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके आखिर में वर्ड लगा होता है लिमिटेड, तो उससे आपको गवर्नमेंट कंपनीज इजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इन सारी बेसिस के ऊपर अगर आप तीन तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन अच्छे से याद कर लेंगे तो इसी में से पॉइंट्स बना के आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, और अगर आइडेंटिफिकेशन पे केस स्टडी आए तो वो भी कर सकते हैं। तो इतना लिमिटेड याद कर लेंगे आप इन तीनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अब डिस्कस कर लेते हैं द रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स। तो चलिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, इंडियन मल्टीनेशनल्स के भी और फॉरेन मल्टीनेशनल्स के भी।
ऐसे 2-3 एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख दिए हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के। अगर एक्सप्लेन करने को आए तो हर एक फीचर के आप कम से कम 2-2 सब पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेंगे। सबसे पहला है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। इसके आप 2 सब पॉइंट्स लिख देंगे कि एमएनसीज के रिसोर्सेज ह्यूज क्यों होते हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स है, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल नेशंस में डील करती हैं, तो इनकी मार्केट्स जो है वो सिर्फ लोकल मार्केट्स ही नहीं होती हैं, एक्सपेंडेड मार्केट्स होती हैं। तो रिसोर्सेज इनको लोकल रिसोर्सेज से भी पैसा मिलता है और फॉरेन मार्केट से भी पैसा मिलता है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज होता है। एंड दे हैव अ गुड बोरोइंग पावर ऑल्सो, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए लोन्स बोरो करने में भी इन्हें कोई परेशानी नहीं आती। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स में आप लिख देंगे ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। फिर उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल में आप 2 पॉइंट्स बता देंगे, होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। जो मेन हेडक्वार्टर होता है मल्टीनेशनल कंपनी का उसको हम कहते हैं होम कंट्री, और जो उसकी सब्सिडरीज और ब्रांचेस होती हैं अदर नेशंस में उनको हम कहते हैं होस्ट कंट्रीज। के बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं क्योंकि डिफरेंट नेशंस में डील करती हैं, ट्रेड करती हैं, तो इनको इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, इसलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे कि ये बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करती हैं ऑन द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं होती, तो इस वजह से जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट इज ऑलवेज एन एडवांस टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं। मतलब उनके प्रोडक्ट तो अच्छी क्वालिटी के होते ही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं ऑन एग्रेसिव सेलिंग। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन पे ये कंपनीज बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं, जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज इनोवेशन। एमएनसीज को लगातार जो है वो नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनोवेट करने पड़ते हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैरायटीज ऐड करनी पड़ती है, उसमें कुछ वो यूटिलिटीज ऐड करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। रेगुलर इनोवेशन जो है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसी पॉइंट में आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पे भी बहुत पैसा खर्च करती हैं, मार्केट सर्वेस करती हैं, लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स का हमेशा पता लगाती रहती हैं और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को वो इनोवेट करती रहती हैं। Last but the very basic feature of the multinational corporations is the expansion of the markets, कि multinational corporations की जो markets हैं वो localized नहीं हैं, they are extended to the whole world, so there are no boundaries for the multinationals. They can expand their area of operation to any country of the world. So I hope these are the very simple features of the multinational corporations. 6 headings और हर एक हेडिंग के 2-2 सब पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स एमएनसीज के आप याद कर लेंगे. That will be sufficient to answer any type of a question in the exam. Then come to private public partnership. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं और उसके अलावा आप 3 फीचर्स जो हैं वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के याद कर लेंगे. नंबर 1 कि इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइज. तो ये किस तरह की पार्टनरशिप है? सरकार की और प्राइवेट बिजनेस के बीच की पार्टनरशिप होती है, जिसमें गवर्नमेंट पार्टनरशिप में कौन कौन होता है? गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या म्युनिसिपैलिटीज होती हैं. प्राइवेट पार्टनर्स कौन होते हैं? लोकल या फॉरेन बिजनेस एंटरप्राइजेस. मेन पर्पस क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का? कि जो भी कमियां हैं प्राइवेट सेक्टर की या जो भी कमियां हैं पब्लिक सेक्टर की, दोनों मिलकर अगर पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों कमियां दूर हो जाती हैं और पब्लिक को फायदा होता है. So the purpose of the private public partnership is to ensure the social obligations and public investments are also met with the help of private public partnership. ज्यादातर हॉस्पिटल्स में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं उस केस में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो है वो सरकार के पास कम होती हैं। इस तरह की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज प्राइवेट पार्टनर्स के पास ज्यादा होती हैं। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में क्या होता है, बच्चों के सरकार पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और जो एफिशिएंसी चाहिए होती है प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए वो प्राइवेट पार्टनर्स पूरी कर देते हैं। एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज द बेनिफिट फॉर द पब्लिक। Come to the last type, that is the joint venture। joint venture के भी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, उसके आप 3 फीचर्स बच्चे याद कर लेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। That it is a venture by 2 or more business firms। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में तो जो वेंचर होता है, जो पार्टनरशिप होती है वो सरकार और प्राइवेट फर्म्स के बीच में होती है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में जो पार्टनरशिप होती है, जो वेंचर होता है वो 2 बिजनेस फर्म्स के बीच में होता है, चाहे वो बिजनेस फर्म लोकल बिजनेस फर्म्स हो, चाहे वो बिजनेस फर्म्स एक लोकल हो और एक फॉरेन कंपनी हो। ज्वाइंट वेंचर्स का मेन पर्पस क्या होता है, फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और मूविंग इनटू द न्यू मार्केट्स। तो अगर किसी एक कंपनी को कोई नई मार्केट एंटर करनी पड़ती है या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है और उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो अपने रिसोर्सेज से ऐसा कर पाए, तो वो किसी और कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और 2 बिजनेस फर्म्स मिलकर एक वेंचर या एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करती हैं। दैट टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप और अ वेंचर इज कॉल्ड द ज्वाइंट वेंचर। एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैंने यहां पर लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर 2 तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर एंड इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर में एक एग्रीमेंट हो जाता है 2 कंपनीज के बीच में, 2 बिजनेस के बीच में, किसी एक पर्टिकुलर वेंचर या किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए वो मिलकर काम करते हैं। लेकिन इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में एक नई कंपनी ही फॉर्म की जाती है which is run by 2 or more business firms. So if you remember these features of MNCs, private-public partnership and the joint venture, and if you learn 2-3 examples of each type of an enterprise, I hope that is sufficient for you to answer any type of a question in the exam. तो बच्चों इस चैप्टर में एक्चुअली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे ही ज्यादा डिस्कशन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस 5 तरह की हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और उसके अलावा एमएनसीज, ज्वाइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन 6 टाइप्स की एंटरप्राइजेस के आप फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। देन आई होप दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कि ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर चैप्टर 3 फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 4। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।